Everyone, a very warm welcome you all. So today we are going to deal with TGT Natural Science Previous Year क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हमने जनरल सेक्शन के सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेव विथ फ्रीक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज इज कॉल्ड। ऑडिबल रेंज के अगर नीचे फ्रीक्वेंसी है तो क्या बोलेंगे? क्या उसे सुपरसोनिक बोलेंगे, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक या हाइपरसोनिक? तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा 20 हर्ट्ज से अगर नीचे जाती है तो उसे हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। उनकी फ्रीक्वेंसी किस रेंज में होती है? 0.1 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच में ये फ्रीक्वेंसी लाई करती है। ठीक है, बात करें अगर वहीं हम अल्ट्रासोनिक वेव्स की तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 20,000 से ज़्यादा होती है। और अगर हाइपर साउंड की या हाइपरसोनिक की बात करें तो इसका जो रेंज होता है वो 10⁻³ हर्ट्ज के बराबर होता है, मतलब उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसे एक और बोलते हैं माइक्रो साउंड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का डायरेक्शन आपको पता करना है तो बताइए कौन सा रूल आप यूज करेंगे? क्या पाल्मर्स राइट हैंड रूल करेंगे, या फेल्मिंग्स का राइट हैंड, या पाल्मर्स लेफ्ट हैंड, या फेल्मिंग्स लेफ्ट हैंड? तो अगर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उसको लर्न करने का, काफ़ी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एक जनरेटर और एक मोटर, दो चीज़ें होती हैं, और एक राइट हैंड रूल, एक लेफ्ट हैंड रूल, राइट। तो अगर आपको कोई चीज़ जनरेट करनी हुई, कोई चीज़ जनरेट यानी पॉजिटिव काम हो रहा, तो हम उसे राइट से करेंगे। यानी जनरेटर जो होता है उसका फेल्मिंग राइट हैंड रूल लगता है, और जो मोटर होता है उसे ऐवी कर देते हैं, बस ऑन करना होता है ना, तो उसे हम लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन डी जो है वो राइट है। ये थोड़ा सा ट्रिक है, बट अगर आप इसे रिलेट कर पाए तो हमेशा के लिए ये आपको याद हो जाएगा। अगर आपसे उसका डायरेक्शन पूछ ले कि देखिए ये एक्चुअली होता क्या है, फेल्मिंग लेफ्ट हैंड रूल एक्चुअली होता क्या है कि आप परपेंडिकुलर अपने थंब को, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को जब आप परपेंडिकुलर करेंगे तो जो थंब है वो आपका फोर्स को, जैसे ये थंब है तो ये आपको फोर्स को इंडिकेट करेगा। उसके बाद अगर ये जो है फादर मदर, इधर मैग्नेटिक फील्ड और इधर चाइल्ड, ठीक है, सी, तो ये करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये थंब जो हो गया वो आपका क्या हो गया? फोर्स ऑफ डायरेक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे F जो है वो फोर्स है, B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और I जो है वो करंट है। तो इस तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हैं कि ये किस तरीके से यूज़ होता है। देखते हैं, आइए। तो ये एक जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस पे बेस है। एक राइफल है, ठीक है, जिसका मास जो है वो 8 किलोग्राम दिया गया है। अब वो फायर कर रहा है एक बुलेट जिसकी स्पीड आपको दी गई है, कितना है? 300 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द राइफल रिकॉइल विद वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी रिकॉइल हो रही, पीछे की तरफ आ रही है, तो बताइए मास फाइंड करना है बुलेट का। ये जो है ये कहाँ का है? ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब तीन चीज़ें आपको दी गई हैं, m1 v1 m2 v2। उनमें से तीन चीज़ें आपको दी गई हैं, एक नहीं दिया गया, यानी मास ऑफ बुलेट नहीं दिया गया, बस उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ से हमें राइफल का मास, वेलोसिटी पता है, हमें मास निकालना है बुलेट का, हमें वेलोसिटी पता है, बस जस्ट सारी चीज़ें पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 40 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए, इफ वी हैंग अ बार मैग्नेट विथ अ स्ट्रिंग इट विल रेस्ट इन डायरेक्शन ऑफ। अगर एक बार मैग्नेट आप ऐसे ले रहे हो और उसको ऐसे हैंग कर दे रहे हो, यानी लटका दे रहे हो, तो बताइए वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? तो वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ के पास भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। देखते क्या पूछा है इसमें। पूछा है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फ्रॉम फोर्थ पार्ट ऑफ एन आवर, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। अच्छा ठीक है, तो इसमें पूछा है एक बल्ब आपको दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये 1 एम्पेयर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो फोर्थ पार्ट ऑफ एन आवर यानी कि 15 मिनट,
ठीक है। अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ देखते हैं, देखिए 1 आवर में 16 मिनट होते हैं और क्वेश्चन में दिया गया है कि जो करंट है 1 एम्पेयर वो फिलामेंट से 1/4 पार्ट ऑफ आवर यानी कि 15 मिनट फ्लो करा, तो टोटल जो टाइम हो जाएगा वो 900 सेकेंड हो जाएगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक चार्ज। Q इक्वल टू क्या होता है, T इंटू आई या I इंटू टी, ठीक है। तो हमें करंट पता है और टाइम पता है, तो दोनों को बस हमें मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 900 कूलम। इसमें से आपको बताना, चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर लेस इन लिक्विड इन कंपेरिजन टू सॉलिड। अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस होता है क्या लिक्विड में कंपेयर टू सॉलिड? बिल्कुल होता है, कम होता है। इसी वजह से तो फ्लूइडिटी पाई जाती है, ये लिक्विड का है और ये जब बहुत कंपैक्ट होता है तो वो सॉलिड का होता है। तो पहला तो सही है। द शेप ऑफ लिक्विड कैन ईजिली बी चेंज, यस हम चेंज कर सकते हैं शेप। नेक्स्ट जो है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ लिक्विड कैन ईजिली बी चेंज्ड। क्या वॉल्यूम को हम ईजिली चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते। वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, बाकी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम, शेप, साइज सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, बट वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो ये गलत है। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ लिक्विड इज़ नॉट सो ईजली चेंज, यस हम चेंज इतना ईजिली नहीं कर सकते। तो पहला सही है, दूसरा सही और चौथा सही, थर्ड वाला जो है वो गलत है। अगर एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है लिक्विड में वो लेस होता है कंपेयर टू सॉलिड। शेप ऑफ लिक्विड कैन ईजिली बी चेंज बट वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ लिक्विड इज नॉट ईजिली चेंज एंड इट टेक a lot of effort to change the density of liquid. The volume of given mass of liquid is not so easily changed. पूछ रहे, बताइए which of the following, कौन सा ऐसा लॉ है अप्लाई किया जाता है फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिटिक लिफ्ट यूज टू राइज हैवी लोड। हैवी लोड को उठाने के लिए कौन सा लॉ यूज़ करते हैं हाइड्रोलिटिक का? तो क्या न्यूटन का थर्ड लॉ यूज़ करते हैं? नो, ये रॉकेट में यूज़ किया जाता है। पास्कल और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल दोनों का यूज़ करते हैं? तो नहीं, सिर्फ पास्कल का यूज़ करते हैं। बिल्कुल ये सही, ऑप्शन सी जो है वो सही, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज़ नहीं करते। तो पास्कल का लॉ क्या कहता है कि अगर एक पाइप है, अगर मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया तो ये पूरे इतनी जितनी भी पाइप है, आपने कभी दबा के देखा होगा कि यहाँ पे आप पैर रख देंगे तो इसका इफेक्ट आप पूरे पाइप में देख सकते हैं। तो यही है प्रेशर का रूल या फिर पास्कल्स लॉ इसे ही कहते हैं। जो लिफ्ट जो होती है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, प्रेशर बढ़ जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत आपको खोजना है। मेजर पोर्शन ऑफ एसी फ्लो थ्रू द अपर पोर्शन ऑफ वायर, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट सही है। एसी का जो अपर पोर्शन ऑफ वायर होता है मेन वहीं से फ्लो होता है, ठीक है। DC of same voltage as AC is more dangerous because DC direction of flow of current doesn't change, बिल्कुल सही है। DC से अगर आपको करंट लगेगा तो तुरंत आपका डेथ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर दैट वर्क ऑन DC डायरेक्ट करंट आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ AC, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। हमें AC करंट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है अगर हमें मोटर चलाना हुआ तो। उसके बाद एक और ऑप्शन है, AC जो है ट्रांसमिट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक जनरेशन सेंटर टू हाउस एंड इंडस्ट्री थ्रू हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, बिल्कुल हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया जाता है और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया जाता है एट अ वेरी हाई वोल्टेज। इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, अ वेव ऑफ वेवलेंथ 0.50 cm इज प्रोड्यूस इन एयर एंड इट ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपको ये फार्मूला आता है कि लैम्डा इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी गई हैं, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है यानी वेलोसिटी जो होती है v इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा, अगर आपको पता है ये फॉर्मूला
तो आप इजीली कर जाएंगे। हमें सारी चीज़ें दी गई हैं, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेलोसिटी हमें पता है, और लेमडा की वैल्यू हमें पता है, वेवलेंथ की वैल्यू हमें पता है, तो आप इजीली फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, सही क्या है। इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन इज एट रेस्ट, अगर वो चेंज नहीं कर रही है पोजीशन तो क्या वो रेस्ट में है, बिल्कुल सही है, रेस्ट में है। देयर इज़ द नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द व्यूअर, ये भी सही है कि अगर व्यूअर ना हो तो अगर कोई चीज़ का क्या हो रेफरेंस ना हो तो हम नहीं बता सकते कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो दोनों ही सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एन ऑप्टिकल फाइबर इज़ वेरी थिन फाइबर मेड अप, किससे बना होता है ऑप्टिकल फाइबर, तो क्या वो ग्लास से बना होता है, क्या वो कॉपर से बना होता है, या वो प्लास्टिक से बना होता है, तो ये ग्लास और प्लास्टिक से बना होता है बट कॉपर का नहीं बना होता। ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हम बहुत सारी जगहों पे करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है, तो ये ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, केबल्स इससे बनाए जाते हैं ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, और ये ग्लास और प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ होता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो जो डिस्टेंस इज नॉट जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, गलत है। डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट कम होगा, ये भी गलत है। डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि डायरेक्शन का कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो हम डिस्प्लेसमेंट का इसमें और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन जो है वो डायमेंशन से पूछा है, स्पीड का बताइए क्या होता है। अब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस का होता है आपका लेंथ, और टाइम का ये होगा, तो ऑप्शन ए जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए हु ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्ड बैरोमीटर, किसने ड्राइव्ड किया था, बर्नौली ने, नो। आर्किमिडीज ने, नो। पास्कल ने, नो। टॉरिस्कुली, टॉरिसेली, टॉरिसेली जो है ऑप्शन डी वो करेक्ट है। इन्होंने इन्वेंट किया था बैरोमीटर को, 1644, इटली के ये रहने वाले थे। इन्होंने मीज़र किया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर का यूज़ करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए जो कर्वेचर है आपके लेंस का आइस के, तो वो अल्टर क्यों हो जाता है, क्या वो रेटिना की वजह से, कॉर्निया की वजह से, या सेलरी मसल्स की वजह से, बिल्कुल सही ऑप्शन ये। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर्वेचर ऑफ लेंस ऑफ एन आई इज अल्टर्ड बाय सिलरी मसल, कॉर्निया, रेटिना, या बिट्रस ह्यूमर, तो अगर आपको पता है जो इस तरीके से आईज ये लेंस है और ये यहाँ पे ये मसल्स लगी हुई होती, तो ये मसल्स जब क्या होती कॉन्ट्रैक्ट हो जाती या एक्सपैंड हो जाती, उसकी वजह से हमारा जो कर्वेचर ऑफ लेंस है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ये कैसे मसल्स होती हैं, तो इंट्रेंसिक मसल्स हैं आई के बीच में, और ये रिंग का फॉर्मेशन होती है, स्मूथ मसल्स ऑफ आई, मिडिल लेयर जो होता है उससे, ओविया बोलते हैं जो कंट्रोल करता है किसी भी एकोमोडेशन को, मतलब कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट, एकोमोडेशन मीन्स होता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आपके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करती है सिलेरी मसल, सिंपल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑप्टिक्स से, ये है which of the following is are the law of reflection in case of light ray reflected by a smooth surface, the angle of incident is equal to angle of reflection, बिल्कुल सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंट्स जो होता है I इक्वल टू R होता है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, तो ये पहला तो सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट कोप्लेनर, क्या वो कोप्लेनर नहीं होती, बिल्कुल गलत है, ये गलत है, कोप्लेनर होते हैं। द इंसिडेंट रे
द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर कोप्लेनर। बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, जो सेकंड है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट जो है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको याद है तो ही आप इसे कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम में थोड़ा इसको ध्यान से करिएगा, क्योंकि ये प्योरली तुक्का बेस है। अगर आपको आएगा तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो रेडिएशन पूछ रहा है, तो 3.92 इंटू 10⁻26 होता है जूल एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी ऑप्टिक्स से है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम। क्रिटिकल एंगल कौन सा इसमें से रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम टू एयर। मतलब कोई मीडियम है, यहाँ से अगर वो एयर में जा रहा है तो कौन सा इसमें फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा क्रिटिकल एंगल का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए साइन इनवर्स 1/μ। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। एक्चुअली फॉर्मूला है जो ऑप्शन ए है, ये एक्चुअली फॉर्मूला जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे क्लास 12th का तो उसमें ये फॉर्मूला दिया गया है। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो पावर 1/f होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है मीटर पर। तो ये ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, ये पॉजिटिव और निगेटिव भी हो सकता है। अगर हम कन्वर्जेंट लेंस लेंगे तो पॉजिटिव होगा, अगर डाइवर्जेंट लेंस लेंगे तो वो निगेटिव होता है। 20 क्वेश्चंस कवर कर लिए। डिसिप्लिन फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। 5 डिसिप्लिन होते हैं। नेक्स्ट में हम सेकंड डिसिप्लिन देखेंगे। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का जो भी अपडेट है वो मिल सके और आप प्रॉपर उसको देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। बाय बाय।